हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। दरअसल सभी सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और किसी भी सब्सटेंस को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो तो वो किसी न किसी प्रकार का बिहेवियर जरूर शो करता है। मटीरियल्स के मैग्नेटिक फील्ड में जो बिहेवियर होते हैं, अगर हम किसी सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसका जो बिहेवियर होता है उसके बेसिस पे हमने मटीरियल्स को, सब्सटेंसेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो है डायमैग्नेटिक मटीरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म्स के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। ये टर्म्स बहुत एक दूसरे क्लोज हैं और एक से इंटररिलेटेड हैं, फिर भी इनमें डिफरेंस है, ये एक दूसरे डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर जो नए टर्म हमने पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। इन टर्म्स को हमको सीखना जरूरी है ताकि आपको जब ये टर्म्स यूज करके प्रॉपर्टीज को बताएं तो आपके क्लैरिटी दें। तो जो पहला टर्म हम लोग इसमें यूज करते हैं उसको नोट करते हैं एच से। एच को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दरअसल एच का पूरा हम लोग अगर नाम देखें कि एच क्या है तो दरअसल एच मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका मतलब होता है कि एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। दूसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का पूरा नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि एच मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है और मैग्नेटाइजेशन जो है वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। दोनों की यूनिट एक जैसी होती है, जो हम लोग जल्दी पढ़ रहे वाले हैं, और फिर भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होने के बाद भी एक दूसरे से डिफरेंट है। और जो थर्ड टर्म है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, टीवीएस चैप्टर में आप लोगों ने जिसको बायो-सेवर्ट लॉ में और एम्पीयर सर्किट लॉ में जो टर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज किया उसको बी से डिनोट करते हैं। दरअसल इसको मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आपको याद रखना है कि एच का फुल फॉर्म ही होता है, पर मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि जब भी हम लोग एच बोले तो आप सिर्फ उसको कहना कि एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसी तरह से आई कहा जाए तो आई को आप सिर्फ कहना ये मैग्नेटाइजेशन है। प्लीज नोट कीजिए। तो जो पहला टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल मतलब ऐसा नॉर्थ पोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिट है। तो हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड at a point at a point is equal to magnetic force experienced by unit north pole at that point. मैग्नेटिक इंटेंसिटी टर्म जो है उसका रिलेशन दरअसल करंट और टर्म से होता है। आपने सुना होगा, हम लोग लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इन वैक्यूम जो है ये होता है V नॉट इज इक्वल टू, हमको वैक्यूम V नॉट डिनोट करते हैं V नॉट Ni। यहां पे जो टर्म Ni है, H इज द क्वांटिटी रिलेटेड टू द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां पे जो टर्म Ni है इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है हियर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इक्वल टू होता है Ni, H इक्वल टू Ni। इसकी SI यूनिट लिखेंगे हम लोग। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी
इक्वल टू होता है n नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर इनटू एम्पियर। तो n जो होगा टर्न्स या नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एम्पियर। स्मॉल n का नाउन टर्न्स पर मीटर होता है तो उसको हम लोग मीटर लिखते हैं, पर टर्न कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर भी होती है, क्योंकि टर्न्स को काउंट नहीं करते हैं। प्लीज नोट कीजिए। जो सेकेंड टर्म हमको पढ़ना है वो है मैग्नेटाइजेशन। हम जब भी किसी सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है और कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट एक्वायर कर लेता है। तो वो जितना भी मैग्नेटिक मूवमेंट एक्वायर करता है पर यूनिट वॉल्यूम, एक्वायर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वो जितना मैग्नेटिक मूवमेंट एक्वायर करता है उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस, जिसको कुछ लोग इंटेंसिव मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू एक्वायर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको डेफिनेशन लिख लेनी चाहिए। व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, the substance is magnetized and acquires a magnetic moment, magnetic dipole moment M. This acquired magnetic moment of the substance is called magnetization. Magnetization of the substance equal to acquired magnetic moment by the substance divided by volume of the substance होता है। ये आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक आयरन का बार, तो उसका कोई वॉल्यूम भी होगा बेटा। तो आप देखिए ये हमारे पास एक मैग्नेट है, बार शेप में है ये। तो ये जो इसका है, मानिए ये जो इसका पार्ट है, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 है और इसकी लेंथ जो है वो 2 है। आयरन का कोई पीस हमारे पास, ठीक है। तो दरअसल हम लोग लिख सकते हैं जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इसी में तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट एक्वायर कर लेगा। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटाइजेशन जो है कैपिटल मैग्नेटाइजेशन डिनोट हमने आई से इक्वल होगा एक्वायर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि कैपिटल M डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ये आपको ध्यान रखना। इसे इस तरह से डिनोट किया जा सकता है। आप जानते हैं कि देखिए अगर इस क्यूबॉइड शेप के बार पीस का वॉल्यूम है उसको हम a into 2 लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम के प्लेस में a into 2 लिख लीजिए और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो लिखा जा सकता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द बार। तो यहाँ पे आप देखिए लिख सकते हैं I is equal to हो जाएगा फर्स्ट कैपिटल M के प्लेस में M into 2L और ये जगह A into 2L हो जाएगा। 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा I is equal to small m by 2A। तो मैग्नेटाइजेशन को इस तरह से भी डिफाइन मैग्नेटाइजेशन को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू एक्वायर्ड पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन भी लिखा जा सकता है। प्लीज नोट कीजिए। तो अब आई की एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज आल्सो डिफाइंड एज एक्वायर्ड पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपको लिखना है, राइट। तो इसकी यूनिट भी एम्पीयर पर मीटर होती है और H मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो हम इसके पहले पढ़ा उसकी यूनिट भी एम्पीयर पर मीटर होती है, आपको याद रखना है। मैग्नेटाइजेशन को एक तरह से और भी डिनोट किया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं I is equal to BM upon E naught। देखिए हम जब भी किसी सब्सटेंस को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है और उसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से उस सब्सटेंस के अंदर एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग BM बोलते हैं। उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन और उसको परमिबिलिटी से हम लोग डिनोट करें। म्यू नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम है, तो उसको इससे डिफाइन किया जा सकता है। तो एक डेफिनेशन ये भी है मैग्नेटाइजेशन इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड developed due to magnetization developed due to magnetization of the substance of
the substance and permeability. Ratio निकालेंगे is equal to the ratio of and absolute permeability of vacuum. इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसको डिनोट करते हैं हम लोग काई बोलते हैं, CHI. CHI दरअसल ये ऐसा है, ग्रीक लेटर है, ये स्ट्रेट है और ये ऐसा है, पर अगर आप चाहें तो एक्स भी कह सकते हैं, पर इसको काई बोलते हैं. इस लाइन को स्ट्रेट रखना है, इसको थोड़ा सा कर्व रखना है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं. हम किसी भी सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है. तो कोई भी सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो जाता है, कितने आसानी से या कितनी मुश्किल से मैग्नेटाइज होता है, वो उसकी पहचान होगी ससेप्टिबिलिटी से. रिपीट, हम किसी भी सब्सटेंस को जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर कर लेता है. तो वो कितना मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर करेगा आसानी से या मुश्किल से, उसको हम पता करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से. अगर किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो उसका मतलब होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट काफी ज्यादा हो जाएगा और स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज होगा, इजीली मैग्नेटाइज होगा. पर अगर किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम है तो उसका मतलब होता है कि वो मुश्किल में मैग्नेटाइज होगा और कम मैग्नेटिक मूवमेंट एक्वायर करेगा. यह आपको ध्यान रखना है. तो ससेप्टिबिलिटी दरअसल आप बोल सकते हो कि ये हाउ इजीली और हाउ डिफिकल्ट अ सब्सटेंस मैग्नेटाइज इसको बताता है. राइट, तो हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस describes the ease. I mean how easily ease of magnetization of temperature when the substance is placed in a magnetic field. ठीक है. नाउ हमको ध्यान रखना है, हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस. दरअसल जब किसी मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन होता है. मैग्नेटाइजेशन यानी कि I के प्रोपोर्शन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है. मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी. हम जब भी किसी सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस इस प्रोपोर्शन टू होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू होता है H. और आप जानते हो जहां कहीं भी प्रोपोर्शनल का साइन लगता है वहां हम एक कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी. तो यहां पे हमने इक्वल का साइन लगा के एक कांस्टेंट दिया काई, उसको H बोलते हैं. यहां पे उसको लिखते हम लोग हियर काई m और xm is a unitless and dimensionless quantity, which is called magnetic susceptibility of the
सब्सटेंस। तो ये यूनिट टेस्ट इसलिए क्योंकि आपको बताया मैंने कि I और H मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस दोनों की यूनिट सेम होती है एम्पियर पर मीटर। इसी यूनिट टेस्ट क्वांटिटी ध्यान रखना, प्लीज नोट कीजिए। फिर बताता हूं। फिर इसके बाद आप याद देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग लिख दिया और ये फॉर्मूला सबको याद रखना चाहिए। उसके बाद लिख सकते हैं इसको XM या chi m इक्वल टू I अपॉन H हो सकता है। तो उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और अगर हम H की वैल्यू 1 पुट कर दें तो XM इक्वल टू I हो जाएगा। तो हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, राइट। देखिए अगर हम इसको H को डिफाइन कर सकते हैं ऑल्सो। अच्छा यहां तक देखिए, देखिए I इक्वल टू काई एम एच है। सो आप लिख सकते हो, सो लिख सकते हैं काई एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच, ठीक है। इफ एच इज इक्वल टू 1 देन हम लिख सकते हैं देन काई एम ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू आई, यानी ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच इक्वल टू 1। समझ सकते हैं इसको ससेप्टिबिलिटी ऐसे लिखा जा सकता है। सो susceptibility or magnetic susceptibility may also be defined as magnetization of a substance per unit magnetic intensity of the magnetizing field इन सब टर्म्स का बनना जरूरी है ताकि आपको मटीरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने में आसानी हो। प्लीज नोट कीजिए। द नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक इंडक्शन। हम किसी भी सब्सटेंस को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है और सब्सटेंस के मैग्नेटाइजेशन की वजह से एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। मान लीजिए कि वैक्यूम में एक मैग्नेटिक फील्ड है B0 और उस पर हमने किसी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा हुआ है तो उसकी वजह से कुछ एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है। यहां पर आप देखिए B0 रिप्रेजेंट कर रहा है अ मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम और ये सब्सटेंस हमने इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा हुआ है। उसकी वजह से कुछ एडिशनल इसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से इस सब्सटेंस में कुछ एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है। तो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है इसको हम लोग BM बोलते हैं, BM कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में है जबकि बाहर उसके अगेंस्ट है। इसी इस सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा B0 प्लस BM। B0 इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जो पहले से वैक्यूम में है और BM मैग्नेटिक फील्ड है जो डेवलप्ड हुआ है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस जो होता है वो हो जाता है B इज इक्वल टू, ये डायग्राम बना लीजिए और फिर इसको लिख लीजिए, व्हेन ए सब्सटेंस इज placed in a magnetic field B0 इसलिए क्योंकि वैक्यूम में इन वैक्यूम एन एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड
field Bm is produced inside the substance in the same direction of external magnetic field. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं, कि नेट मैग्नेटिक फील्ड inside the substance, देखता हूं मैं कैंसिल एक कट रहा थी, ये हो जाएगा आपका नेट मैक्सिमम इन द सबस्टेंस इक्वल टू का B इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट विल बी नॉट प्लस P है। इस B को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। B इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। प्लीज नोट कीजिए। The next term is relative permeability। किसी भी सब्सटेंस की जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल होती है। दरअसल ये म्यू आर है। आपको ध्यान रखना है कि म्यू नॉट जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर है। ध्यान रखना वैक्यूम है। और म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। जबकि म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमिबिलिटी है और दो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है, इसलिए म्यू आर जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी। ध्यान रखना म्यू आर क्या होता है, ये रिलेटिव परमिबिलिटी है, ये एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस है। म्यू आर को हम लोग कहते हैं कि ये रिलेटिव परमिबिलिटी है, रिलेटिव परमिबिलिटी of the substance, और म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती है। म्यू आर इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, म्यू आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव परमिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, वो मटेरियल उतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा जब उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनकी रिलेटिव परमिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, 500 to 1000, इसलिए बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं आयरन जैसे मटेरियल, आयरन निकल कोबाल्ट जैसे, जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। रिलेटिव परमिबिलिटी का वही रोल है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। प्लीज नोट कीजिए। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमने पढ़ा है कि हम जब भी किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अंदर एक एडिशन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन। वैक्यूम में कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, उसमें हमने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस किया तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो गया, और उसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से एक एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया Bm इनसाइड द सब्सटेंस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B नॉट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द सब्सटेंस हो गया B इज इक्वल टू B नॉट प्लस Bi। नाउ हम लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, B इज इक्वल टू, तो B नॉट लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट H, और Bm होता है म्यू नॉट I होता है। नाउ पुट I इज इक्वल टू जो हमने पढ़ा ससेप्टिबिलिटी XM H हो जाता है, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट
काई एम एच। म्यू नॉट एच कॉमन आ सकता है तो हम देखेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट एच कॉमन आ गया और 1 प्लस बचा काई एम, राइट। अब आप देखिए हमने बी नॉट को म्यू एच लिखा हुआ ना, तो म्यू नॉट एच के प्लेस हम लोग बी नॉट पुट कर सकते हैं, तो क्या पुट म्यू नॉट एच इज इक्वल टू बी, म्यू नॉट इज इक्वल टू, यू विल गेट बी इज इक्वल टू सॉरी बी नॉट, म्यू नॉट एच इक्वल टू बी नॉट, बी इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस काई एम और बी अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और रिलेटिव परमिबिलिटी को हमने डिफाइन किया है इस तरह से, ऑल्सो बी नॉट बी अपॉन बी नॉट इक्वल टू रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमको इनके बीच में रिलेशन मिल जाएगा। हम कहेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 you will get mu r is equal to 1 plus chi m। इसको नोट कीजिए, mu r और xn दोनों यूनिटलेस एंड डायमेंशन क्वांटिटी है। mu r रिलेटिव परमिबिलिटी और chi m is the magnetic susceptibility of the substance। प्लीज नोट कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हम किसी भी सब्सटेंस को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करते हैं, और उनके बिहेवियर्स के बेसिस पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमने मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, विच आर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द substances in an external magnetic field, the substances or materials are classified, classified in 3 categories, in 3 parts, Number 1 is diamagnetic substances or materials. Number 2 is paramagnetic substances. And third is ferromagnetic substances. तो हम लोग इन तीनों मटेरियल्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, फिर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और फिर उसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लीज नोट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करते हैं, फील्डली रिपेल होते हैं। अगर उनको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वो दूर जाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो वो स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से दूर जाती हैं, और कॉन्सिक्वेंटली
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द एक्सल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स, कोई भी एक मैग्नेट जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को रिपेल करता है। हम जानते हैं कि मैग्नेट आयरन निकल जैसे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पर एक मैग्नेट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपेल करता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की 3-4 प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्शन फील्ड में प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से रिपेल होती है, उनसे दूर जाने की कोशिश करती हैं, और इसी वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है। प्लीज नोट कीजिए इसको। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की और 2-3 बेसिक प्रॉपर्टी से हमको याद रखना है, वो आप याद रख लीजिएगा। किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्शन फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को एक्शन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करता है। अगर हम लोग ने मान लिया नंबर 3, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक बार या डायमैग्नेटिक रॉड या डायमैग्नेटिक बार को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्री सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर अलाइन करता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, उनकी रिलेटिव परमिबिलिटी लेस देन 1 होती है, और उनकी एब्सोल्यूट परमिबिलिटी जो होती है वो वैक्यूम की परमिबिलिटी से कम होती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं डायमैग्नेटिक का एक्सप्लेनेशन कि डायमैग्नेटिक कैसे डेवलप होता है। नोट कीजिए प्लीज। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिज्म में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। जितने भी एटम्स होते हैं उनमें मैग्नेटिक मूवमेंट जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम लोग यहाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से डायमैग्नेटिज्म समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी डायमैग्नेटिज्म हम लोग ने इलेक्ट्रॉन का एक पेयर दिया और एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होती है। मान लीजिए कि ये एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन ये है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट उसके अपोजिट फ्लो होगा। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, उससे यहाँ पे करंट डेवलप होता है। और दूसरा पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट सेम वेलोसिटी मूव कर रहा है, उसकी वजह से भी करंट डेवलप होता है और उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जो डेवलप होता है वो ऐसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में, किसी एक्शन मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में एक पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एक पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कॉन्सिक्वेंटली नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन पेयर जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं और एक पेयर का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो गया है, इसलिए पूरे एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पर जब हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्शन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, FQV क्रॉस P, या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वो FP -EV क्रॉस P लगेगा। इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि किसी एक पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से मैग्नेटिक फोर्स है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। कॉन्सिक्वेंटली इनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट में भी फर्क आता है और मैग्नेटिक मूवमेंट में भी फर्क आ जाता है। तो अभी क्या होगा कि इसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट, इस एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है मान लीजिए इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। और अब हम लोग मान लीजिए डिफरेंस निकालें इनका डेल्टा एम।
तो ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो अब आएगा वो आएगा डेल्टा एम, पहले इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट माइनस दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट एम माइनस डेल्टा एम, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 डेल्टा एम इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड। फिर आप ये एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन लिखना और फिर इसमें आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये डायग्राम बनाना। ये वाला पहला वाला डायग्राम है, इन दी एब्सेंस ऑफ, इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और ये दूसरा वाला जो डायग्राम है वो है इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड वाला थोड़ा गैप से आप बनाएंगे इसमें, और ये है इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर m माइनस एन जीरो करके दर्शाना पहले, बाद में ये इतना है, और ये जो 2 m डेल्टा m है ये एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में। तो आप बना लीजिए डायग्राम, फिर जगह नहीं तो फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, और आप जानते हैं कि एक पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस वजह से एक पेयर की जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट करंट भी इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शन की अपोजिट होती है। कॉन्सिक्वेंटली एक पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और इसलिए एक पेयर का नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है 0। और ऐसे करेंगे तो किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी पेयर हैं, हर पेयर का मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो रहा है, तो एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। जब आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं तो एक पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं Fb = QV क्रॉस B के हिसाब से, और ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, एक ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाला इक्विवेलेंट करंट है उसको इंक्रीज करता है, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इक्विवेलेंट को वो घटा देता है। कॉन्सिक्वेंटली एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, और एक ही पेयर के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो पहले तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल थे m and m, तो वो 0 हो गया, पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, ये आप लिख लेना, फिर बताऊंगा मैं बाद में। ये बाद में क्या होगा, मैग्नेटिक लगाने के बाद एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो m + डेल्टा m हो जाएगा, जबकि दूसरे का m - डेल्टा m हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट 2 डेल्टा m हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेट। तो इस लाइन के बाद ये वाली लाइन लिखना आपको कि शुरू में तो मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो 0 था, दोनों का, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल थे, पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एक का मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा बढ़ गया और दूसरे का थोड़ा घट गया। कॉन्सिक्वेंटली ये 2 डेल्टा m जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे एक्वायर हो गया, जो कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। इस वजह से जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जब उनको एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर कर लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से फीबली रिपेल होते हैं। प्लीज नोट कीजिए। ये वाली लाइन ये फिनिश होने के बाद लिखना बच्चे लोग को। Examples of diamagnetic materials हैं bismuth, cobalt, lead, silicon, nitrogen and STP, water and sodium chloride। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। जब बहुत सारे मेटल्स और मटेरियल्स हैं, जब उनको बहुत लो टेम्परेचर तक उसको कूल करते हैं तो वो सुपर कंडक्टर भी बन जाते हैं
और परफेक्ट डायमंडिक सब्सटेंस के फॉर्म में, परफेक्ट डायमंडिक मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं। किसी भी मटेरियल में परफेक्ट डायमंडिक का मिलना एट द वेरी लो टेम्परेचर, जो मेटल्स और गुड कंडक्टर्स होते हैं उनमें वो सुपर कंडक्टिव बिहेव करते ही हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के भी यूज करते हैं। और किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल का मिलना जो है उसको हम लोग कहते हैं मीजर इफेक्ट। मीजर एक साइंटिस्ट थे और क्योंकि उन्होंने सुपर कंडक्टिव डिस्कवर किया, सॉरी डायमैग्नेटिक को डिस्कवर किया था, इसी को मीजर इफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि द फिनोमेनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर इज नोन एज मीजर इफेक्ट। और मीजर इफेक्ट का यूज जो है कई जगह पे यूज होता है, और सिंपली जो यूज अभी होता है वो मैग्नेटिक लेविटेड सुपर फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन में यूज होता है। तो प्लीज इसको नोट कीजिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिज्म की थ्योरी, कि उसका एक्सप्लेनेशन कि वो कैसे डेवलप हुआ है। इसको नोट कीजिए प्लीज सब बच्चे लोग।